हेलो बच्चों, मैं आपका विजय सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 3.2 का अगला जो प्रश्न हमारा बाकी था, जैसे प्रश्न नंबर 3, हम आज 3 के सारे भाग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इसके पिछले लेक्चर में हम लोग क्या किए थे, आपका प्रश्नावली 3.2 का पहला और दूसरा प्रश्न क्या किया था, कंप्लीट किया था। अगर कोई बच्चा नया आया हो, आज का वीडियो पहली बार देख रहा हो, तो एक बार बेटा आप एक काम करिए, इसके पूर्व जाकर लेक्चर देख लीजिए। चलिए फटाफट चैनल से जुड़ जाइए सब लोग, और एक लाइक का बटन दबा दीजिए, जिससे आपकी प्रेजेंटिंग क्या हो जाए, पता चल जाए। और इस वीडियो लिंक को अपने दोस्तों में क्या करें, शेयर। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका तीसरा प्रश्न, और तीसरा प्रश्न जो भी है ये सारे के सारे मौखिक हैं, सारे मौखिक पे ही क्या है प्रश्न। तो एंजॉय करें इस प्रश्नों के साथ, देखिए बड़ा मजा आएगा, बहुत आनंदित आपके प्रश्न है, सारे आपको समझ में बहुत अच्छे से आएंगे। मेरी पूरी प्रयास रहेगी कि आपको प्रश्न एक बार में ही समझ में आ जाए। अगर कोई इशू होता है, नहीं समझ में आता है, तो आप एक बार रिपीट करके उसे क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, या हमसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर आप ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। चलें आराम करते हैं। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। आपको कह रहा है कि भैया क्या बनाना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है परिस्थितियों के आधार पे, और उनका हल भी ज्ञात करना है, लेकिन किस आधार पे, प्रतिस्थापन विधि के आधार पे। क्या है पहला प्रश्न, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, कि नहीं, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें क्या करिए, ज्ञात कीजिए। क्लियर बेटा। प्रश्न देखो, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, कोई भी दो संख्या है, उनको घटाने पे आंसर हमारा क्या आ रहा है, 26 आ रहा है। कह रहा है कि एक संख्या जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या के क्या है, 3 गुनी। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ से अगर आप समझना चाहोगे तो आपको लगेगा कि पहली संख्या दूसरी संख्या से क्या है, बड़ी। क्लियर। हम उसी आधार पर इसको हल करेंगे, कैसे करेंगे देखिए। चलिए इसका हल निकालते हैं। हल बहुत आसान, जो दिया है उसी के आधार पे आप निकालिए। जैसे यहाँ दिया ना कि पहली संख्या दूसरे के 3 गुनी है, इसका मतलब पहला बड़ा है, तो आप मान लीजिए, माना 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 बड़ी संख्या, बड़ी संख्या को हमने मान लिया x, और छोटी संख्या को हमने मान लिया y। तो एक को मान लिया, जो बड़ा था उसे मान लिया हमने x, और जो छोटा था उसे हमने क्या मान लिया, y। अब दो शर्त हैं, दो परिस्थितियां हैं, तो हम यहाँ लिखे प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो जब अंतर निकालते हैं और अंतर का मान धनात्मक है, तो जाहिर सी बात है कि बड़े में से किसको घटाना पड़ेगा, छोटे को घटाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि x माइनस वाई, यह हमारा आ गया कितने के बराबर, 26 के बराबर। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है जी। दूसरा, द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से, अब द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के तिगुनी है, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या के तिगुनी है। अगर ये तिगुनी होगी तो बड़ी हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, छोटी। मैंने आपको क्या सिखाया इसके पहले, मैंने कहा कि जिसमें कहेगा गुणा करने के लिए या जोड़ने के लिए, हम उसमें ना जोड़ के या गुणा ना करके, जिसमें नहीं कहेगा उसमें जोड़ या गुणा कर देंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें समीकरण चाहिए ना। तो समीकरण तब तक नहीं प्राप्त होगा जब तक उनके बीच में इक्वल का सिंबल नहीं आएगा, मतलब एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, तब तक समीकरण नहीं आएगा। तो हम बड़ी सरलता से क्या करते हैं, एक्स में ना गुणा करके यही 3 को हम वाई में गुणा कर देते हैं, अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है जी। अब इससे समीकरण अगर बनाओगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 0, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। क्लियर है। विधि कौन सा अपनानी है सर, प्रतिस्थापन विधि अपनानी है। इसलिए आप एक काम करिए, दोनों में से किसी एक समीकरण से x का मान निकाल लीजिए। तो हम लेते हैं समीकरण 2 से, यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 2 से, और x बराबर हम लिखते हैं, तो x बराबर आ जाएगा आपका 3y, और इसे ले समीकरण नंबर 3। ठीक। अब क्या करते हो आप, x का मान उठा के किस में रखोगे, समीकरण नंबर 1 में। तो वही काम यहाँ पे करिए आप देखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा देयरफॉर x यह है
तो x का स्थान पर रखोगे 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। 3y में से y जाएगा, कितना बचेगा 2y इक्वल टू 26। तो y इक्वल टू कितना हुआ, y इक्वल टू हो गया 26/2। देयरफॉर y का मान निकल के आ गया हमारा 30। y कितना आ गया बेटा आपका 30। ठीक, 2 से 26 को काटोगे 13 आएगा आपका, तो y का मान कितना आ गया 13 आ गया। अब इस y के मान उठा कहाँ रखें, इस y के मान उठाकर कहाँ रखें, समीकरण नंबर 3 में। तो हम लिखेंगे अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या मिल जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू 3 इंटू 13। तो x का मान कितना आ जाएगा 39। कितना आ गया भाई 39। अतः अतः संख्याएं क्या क्या होगी, पहली संख्या हो जाएगी 39, इधर लिख लीजिए। संख्याएं x बराबर हो जाएगी 39 और y बराबर हो जाएगा आपका 30। देयरफॉर बड़ी संख्या कितनी होगी, बड़ी संख्या हो गई हमारी 39 और छोटी संख्या कितनी हो गई, छोटी संख्या हो गई हमारी 13। और यही जो आपका निकल के आया, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन था, कितना आसानी से बात समझ में आई। आप चाहो तो इसे चेक भी कर सकते हो। क्या है भाई, दोनों का अंतर 26 है, 39 में से 13 घटाओ कितना आएगा 26 आएगा। कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या का तिगुनी है, तो पहली संख्या बड़ी संख्या कितना है 39, छोटी संख्या कितनी है 13, तो 13 तीन कितना होता है 39 है। तो इसका मतलब जो आपने मान प्राप्त किया वो मान बिल्कुल क्या है सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चले नोट करें, समझ में आया, अरे हाँ या ना बताओगे भाई। समझ में आया तो कम से कम एक लाइक क्या करिए बटन दबा दीजिए, जैसे हमको भी तो पता चलेगा हमारे बच्चों को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे बड़ी आसान प्रश्न है, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। साथ में एक और बात बता दूं, यह जो क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है पूरे का सारे इसमें का क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से इन प्रश्नों को क्या करिएगा अध्ययन करिएगा। चलिए नोट करिए और फिर हम बढ़ते हैं इसी के तीसरे प्रश्न का दूसरे भाग। अब दूसरा क्या कहता है, वो भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन। तो पहले के बाद अब हम बात करते हैं दूसरे की। और दूसरा देखिए कितना प्यारा सा प्रश्न है, क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है अधिक, उन्हें क्या करिए ज्ञात। कौन से कोण के बारे में बात कर रहे हैं, समपूरक कोण। तो कक्षा 9th में आपने गणित में पढ़ा होगा रेखाएं एवं कोण, जरूर पढ़ा होगा वहां पे। उसी में आपको पूरक और संपूरक कोणों के बारे में बताया गया होगा। पूरक कोणों के बारे में क्या कहा गया, अगर मान लीजिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर स्पष्टीकरण कराऊं, तो पूरक कोण क्या होता है, तो वहां आपको समझाया गया होगा कि यदि दो कोणों का योग 90 हो तो यह दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। उसी प्रकार से यह भी आपको समझाया गया होगा संपूरक कोण के बारे में। संपूरक कोण क्या होता है, तो कहा गया था कि यदि दो कोणों का योग आपका 90 के बजाय क्या हो जाए 180, तो यह हमारे क्या हो जाता है संपूरक कोण हो जाते हैं। क्लियर है, जिसमें एक एक्स कोण है एक क्या वाई कोण है। तो यहाँ पे अगर दोनों का योग 90 है तो ये पूरक कहलाएंगे, दोनों का योग अगर 180 है तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे संपूरक कहलाएंगे। तो वही प्रश्न यहाँ पे है, बड़ा आसान है। क्या कह रहा है पहले देख लीजिए, हम आते हैं इसके सॉल्यूशन में। इसका सॉल्यूशन क्या कहता है देखो, कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है 18 डिग्री अधिक है, मतलब एक कोण बड़ा है और एक कोण क्या है छोटा है। मान लीजिए माना माना बड़ा कोण, और बड़ा कोण हम मान लेते हैं कितना x डिग्री, और छोटा कोण, तो छोटा कोण को हम मान लेते हैं y डिग्री। अब यहाँ पे कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से क्या 18 डिग्री अधिक है, तो यहाँ तो एक ही कंडीशन दिया, दूसरा कंडीशन तो दिया ही नहीं है। तो फिर दो समीकरण युग्म कैसे बनेंगे भाई, बन ही नहीं पाएंगे। और यहाँ पे देखिए एक शब्द दिया है क्या संपूरक,
तो संपूरक से तो पहला ही एक आपका समीकरण ऑटोमेटिक जनरेट होगा। आप यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार या प्रथम शर्त कहो या प्रश्नानुसार कहो। जहाँ पे दो शर्तें नहीं दी जाती हैं वहाँ पे अक्सर हम क्या करते हैं, प्रश्नानुसार लिखते हैं। अब पहला ही लिख रहे हैं संपूरक कोणों का आधार पे, तो हम लिखेंगे दोनों कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। या डिग्री का सिंबल है 180 डिग्री। ये कौन सा समीकरण हो गया हमारा, पहला समीकरण। ठीक है जी। अब दूसरा क्या कर रहे हैं कि बड़ा कोण, तो बड़ा कोण कौन है, x, तथा बड़ा कोण हो गया x और छोटा कोण क्या है, y। कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब यह 18 अधिक है। भैया अगर यह 18 अधिक हो तो ये बड़ा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, छोटा। तो आपको पता ही है, तो हमने क्या कहा था कि जो बड़ा होगा हम उसमें नहीं जोड़ेंगे, जो छोटा रहेगा उसमें जोड़ेंगे। x बराबर हो गया y प्लस 18 डिग्री। कितना हो गया। अब यहाँ से अगर एक समीकरण हम प्राप्त करें तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा y को इधर भेजें तो x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है जी। अब क्या करोगे बच्चा आप, अब आप चाहे समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से किसका मान निकाल लीजिए, आप x का या y का मान निकाल लीजिए। तो हम समीकरण नंबर 2 से लिख रहे हैं, हमने लिखा है समीकरण 2 से, और x बराबर क्या प्राप्त होगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा y प्लस 18 डिग्री, और ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब क्या करें, यही x का मान उठा कहाँ रखते हैं, समीकरण नंबर 1 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और 1 में रखोगे तो देयरफॉर x जगह पर रखो y प्लस 18, y प्लस 18 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। कितना आ गया। अब हम क्या करते हैं, y को y में जोड़ते हैं और जो हमारे संख्या है उनको संख्या की तरफ लेके जाते हैं। तो y को y में जोड़ेंगे तो कितना y आ जाएगा, 2y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, ये प्लस में उधर जाकर क्या आ जाएगा, माइनस 18 डिग्री। ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, देखो 2y इक्वल टू, यहाँ 0 में से 8 जाएगा नहीं, एक कैरी कराओगे कितना हो जाएगा, 10, 10 में से 8 गया कितना बचा है, 2। यहाँ कितना हुआ, 7, 7 में से गया कितना हुआ, 6, और ये हो गया 162 डिग्री के बराबर। ठीक है जी। अब y का मान अगर यहाँ से हम निकाले तो y बराबर क्या आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 162 डिग्री बाई 2। अब 2 से काट दो, से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2। कितना आ गया y का मान, तो y का मान आ गया आपका 81 डिग्री के बराबर। ठीक है। तो बड़े प्यार से आपका निकल के आ गया y का मान। यहाँ y का मान हमारे कितना दिखाई दे रहा है, 81 डिग्री के बराबर। अब यही y का मान हम उठा कहाँ रख दें, समीकरण नंबर 3 में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण समीकरण 3 में रखने को, और जब रखोगे तो देयरफॉर x बराबर हो जाएगा आपका 81 प्लस 18 डिग्री। y है ना, तो y जब 81 रख दिया प्लस 18 डिग्री, ऐड करो कितना आएगा, x बराबर आएगा 1 8 मिलकर कितना हो जाएगा 9, 8 1 भी मिलकर कितना हो जाएगा 9, तो 99 डिग्री के बराबर। तो हमारा जो पहला कोण है इसमें, जो बड़ा कोण था वो कितना आ गया 99 डिग्री, और छोटा कोण जो था वो कितना आ गया 81 डिग्री। तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, तो आप लिखोगे अर्थात, अर्थात यह आप अलग कर लीजिएगा, नोट में ले लीजिएगा, आपको पता रहे। आप लिखें अर्थात संपूरक कोण में, संपूरक कोणों में सबसे पहला बड़ा कोण माने थे ना, बड़ा कोण, तो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो हमारा x था वो कितना निकल के आया 99 डिग्री, और छोटा कोण जो y था वो हमारा कितना निकल के आ गया 81 डिग्री। और यही बेटा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। प्यारा है ना। देखिए कितने आसान है, कितने सिंपल है। थोड़ी तबीयत डाउन है मेरी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा तेज नहीं बोल पा रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको
अधिक से अधिक मात्रा में पढ़ाऊँ, जिससे आपकी कम से कम पढ़ाई प्रॉपर तरीके से चलती रहे, उसमें कोई डिसबैलेंसिंग ना आए। डेली रूटीन पर मैंने आपको वीडियो देने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा तबियत अप डाउन होने की वजह से कल आपको वीडियो नहीं मिल पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम लोग। लेकिन तब भी हम चाह रहे हैं कि आपको रेगुलर बेस पे वीडियो देते रहें। हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को आपको समझाएं, चीज़ आपको समझ में आए। थोड़ा आप शांति से पढ़िएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। तो चलिए नोट करिए। इसके बाद से हम इसका तीसरा देखते हैं कि तीसरा का तीसरा क्या कहता है और कैसा प्रश्न है। वो भी बड़ा प्यारा प्रश्न है। तो तीसरे का दूसरा सब भाग करने के बाद अब हम बात करेंगे तीसरे सब। और तीसरा जो है ये बड़ा प्यारा है, ये क्रिकेट से संबंधित है। और आज आप जानते होंगे कि भारत में भैया इसी का रोमांच है, और सारे तो जो भी खेल है इसके आगे एकदम फीके पड़े हुए हैं। तो क्रिकेट से संबंधित है, आप लोग भी जो है बड़े दीवाने हैं क्रिकेट के आजकल। तो चलिए उससे संबंधित प्रश्नों को हम क्या करते हैं, यहाँ पे हल ज्ञात करते हैं। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने, हर क्रिकेट टीम का अपना एक कोच होता है, ये सारे लगभग लगभग मैक्सिमम बच्चों के बारे में जानकारी है। तो एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद क्या करे हैं, खरीदे हैं। बल्ले का मतलब क्या हुआ भाई, बैट। 7 बैट और गेंद का मतलब बॉल, 6 बॉल उसने एक साथ खरीदी। तो उसके लिए कुल कितना पेमेंट किया है आपका, 3800 रुपये में उसने खरीदा है। अब कह रहा है कि बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद और खरीदी, उसके लिए जो पेमेंट किया उसने 1750 रुपये की। तो कह रहा है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का क्या करिए, मूल्य ज्ञात कीजिए। बात तो सही है, 7 बल्ला खरीदा होगा तो 7 बल्लों का कुछ तो अमाउंट हुआ होगा ना। उसी प्रकार से 6 गेंद खरीदा होगा, उसका भी कुछ अमाउंट हुआ होगा। क्या 7 बल्लों का अमाउंट अलग अलग होगा, नहीं, अगर एक जैसे हैं तो उसमें एक बल्ले का अमाउंट होगा और एक क्या होगा, अमाउंट कर माफी चाहेंगे, मूल्य होगा। एक बल्ले का मूल्य होगा और एक गेंद का मूल्य होगा। और इसमें एक बल्ले के मूल्य में 7 का गुणा हुआ होगा और यहाँ एक गेंद के मूल्य में 6 का गुणा हुआ होगा। दोनों को आपस में जोड़ा गया होगा तो कितने के बराबर आएगा, 3800 के बराबर आया होगा। कुछ इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ, बस आपको समझाने के लिए जो भी यहाँ पे कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। मान लीजिए कैसे मैंने बल्ला बना दिया और जस्ट बगल में हमने एक गेंद बना दिया, कुछ इस प्रकार। ठीक है जी। तो ऊपर वाला तो हमारा हो गया बल्ला, या बल्ला है, और ये हमारा क्या है, गेंद। आपसे क्या पूछा गया, एक बल्ले और एक गेंद का रेट पूछा गया, ये नहीं किया गया है। तो कितना इसने बल्ला खरीदा है, 7। 7 बल्ला खरीदा है, 6 गेंद खरीदा है। दोनों का कुल मूल्य जो आया होगा वो कितने के बराबर आया, 3800 रुपये के बराबर आया। फिर दूसरे कंडीशन में 3 बल्ला खरीदा, 5 गेंद खरीदा, दोनों का जो मूल्य आया होगा वो कितने के बराबर आया होगा, 1750 रुपये के बराबर। इतने के बराबर आया। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि 7 बल्ले का मूल्य आया कितना। तो इसके लिए कम से कम आपको एक बल्ले का मूल्य पता होना चाहिए। तो आप लिखेंगे कि माना एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपया। तो 7 बल्ले का मूल्य क्या होगा, तो 7 गुणे x मतलब 7x। उसी प्रकार से एक गेंद का मूल्य यदि y रुपया, तो 6 गेंद का मूल्य कितना होगा, 6y। तो 7x प्लस 6y मिला के कितना आया होगा, 3800 रुपया। उसी प्रकार से एक बल्ले का मूल्य x रुपया, तो 3 बल्ले का कितना होगा, 3x। और एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो 5 का कितना होगा, 5y। तो अब इन मूल्यों को आपस में जोड़ा जाएगा तो कितना होगा, 1750। बस यही है आपका प्रश्न। और फिर इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बड़ी सरलता से आपका एक्स और वाई का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और एक्स निकला तो बल्ले का रेट हो गया, और वाई निकला तो किसका हो गया, गेंद का रेट हो गया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन में आते हैं। कैसे ऐसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो आप मानोगे यहाँ पे, क्या मानोगे, जैसे वहां माना हमने, माना माना एक बल्ले का मूल्य या दर, जो भी मानना चाहो, आप मानोगे x रुपया, तथा एक गेंद का मूल्य, और ये कितना आप मानोगे, y रुपया।
एक को आपने x मान लिया, एक को कितना मान लिया, y मान लिया। अब यहाँ लिखेंगे आप प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से कितना बल्ला खरीदा है, 7, तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो गया, 7x, और गेंद कितना करता है, 6, तो 6 का कितना हो गया, 6y, तो 7x प्लस 6y, कुल पैसा कितना दिया है, 3800, यहाँ आ गया 3800। ये हो गया आपका पहला समीकरण। ठीक है, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800 के बराबर आ गया। द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से क्या आएगा, अब की बार कितना करता है, 3 बल्ले, तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो गया, 3x प्लस 5 गेंद का मूल्य कितना हो गया, 5y, और कितना पेमेंट किया, 70-50 के बराबर इसने पेमेंट किया। ये हो गया समीकरण नंबर 2। आगे दो परिस्थितियों पे, अब किसी x या y को मान निकालिए, तो हम लेते हैं समीकरण नंबर 2 से, लिखते हैं समीकरण 2 से, और समीकरण 2 से हम x का मान निकालना चाहते हैं, तो y को उधर भेजें, तो 3x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5y, तो x कितना होगा, तो x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5y बाई 3, और ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 3। अब क्या करें, x का मान उठा के हम कहाँ रख दें, समीकरण नंबर 1 में। यही यहाँ समझने वाली बस बात है, और कुछ खास है नहीं इन सब प्रश्नों में। आप लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर 7 इंटू, और x की जगह पर आप रखोगे 1750 माइनस 5y बटा 3, और फिर प्लस 6y बराबर 3800, इतना आ गया। ठीक है जी, अब एक काम करते हैं हम कि पहले इसमें 7 का गुणा करते हैं, कितना आएगा देख लीजिएगा, 7 का गुणा करोगे 700, 7×5 = 35 का 5 3, 7×7 = 49, 49 3 52 के 2 5, और 7 एकम 7, 7 5 कितना हो गया, 12, 12,250 माइनस 35y बटा 3 प्लस 6y बराबर 3800, इतना आ गया। अब हम यहाँ बटे में 3 आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, पूरे में 3 से गुणा करते हैं। हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर क्या आपको मिलेगा, 3 से जब गुणा करोगे, इसमें तो गुणा करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ केवल क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 12,250 माइनस 35y, और इसमें 3 का गुणा होगा तो 6 का 18y, और इसमें 3 का गुणा होगा तो 0 0 8 3 का 24 के 4, और 3 3 का 9, और 9 2 क्या हो गया, 11, इतना आ गया आपका। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, y वाले को y में जोड़ते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, देखो कितना आएगा। अब 35 में से 18 जाएगा, तो 15 में से 8 गया, 8 7 15, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1, माइनस 17y, और 11,400 में से यह जाके घटेगा तो माइनस 12,250, इतना घटेगा। ठीक है जी, घटा दीजिए, कितना बचेगा आपको। अब देखो बेटा, यहाँ 0 में से 0 गया 0, क्योंकि यही बड़ा है, इसी में से ये घटेगा, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 4 जाएगा 12, 12 में से 4 गया कितना बचा 8, यहाँ बचा 11, 11 में से 11 गया क्या हो गया 0, लेकिन आगे क्या लग जाएगा माइनस, और ये क्या आ गया माइनस 17y, इतना। ठीक है, अब y का मान कितना आएगा, तो y बराबर हमारा आ जाएगा माइनस 850 बटा माइनस 17, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, 17 में एकम 17, 17 पचे 85, ये आ गया 50, तो y का मान निकल के कितना आ गया 50। ठीक, अब y क्या है, तो y एक गेंद का मूल्य, मतलब एक गेंद का मूल्य हमारा निकल के कितना आ गया 50 रुपए के बराबर। अब उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अब इस y का मान उठा के हम रखेंगे,
ध्यान से देखिएगा, जगह की थोड़ी कमी है, मैं थोड़ा और इधर बना लेता हूँ। मैं लिख रहा हूँ y का मान, अब कहाँ रखेंगे y का मान, तो समीकरण नंबर 3 में, तो y का मान समीकरण 3 में रखने, और क्या आ जाएगा, देयरफॉर x बराबर 1750 माइनस 5 गुणे y है तो 50 बटा 3, इतना ही आएगा। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ 1750 अब माइनस 50 का गुणा 5 में करो तो 55 25 250 बटा 3, कितना आ जाएगा, 1750 में से 250 जाएगा तो ये बचेगा 1500, 1500 बटा 3, तो देयरफॉर एक्स का मान कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 बचे 15, डबल जीरो, तो कितना आ गया 5। ठीक, ये किसका मान निकल के आ गया, एक्स का मान निकल के आ गया। अब एक्स हमारा क्या था बेटा, तो एक्स हमारा एक बल्ले का मूल्य, तो हम लिखेंगे यहाँ पे अर्थात अर्थात एक बल्ले का मूल्य यह हमारा आ जाएगा कितने के बराबर, एक बल्ले का मूल्य आ जाएगा 500 रुपये के बराबर, और एक गेंद का मूल्य ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 50 रुपये ना, तो 50, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारा क्या हो गया बेटा आंसर। समझे, देखिए कितना आसान है, कितना सरल है। क्या पूछा गया था आपसे, आपसे एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य पूछा गया था। सरलता से आप इस बात को समझ लीजिए कि भाई 7 बल्ले खरीदे होंगे तो एक बल्ले का रेट पहले पूछा होगा, उसके बाद जब पसंद आ गई होगी तो उसमें 7 का गुणा हो जाएगा, तो 7 बल्ले का मूल्य आ जाएगा। उसी प्रकार से एक गेंद का जो रेट होगा उसमें 6 का गुणा हो जाएगा, फिर दोनों पैसे को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, 38 रुपये के बराबर आएगा। उसी प्रकार से 3 बल्ले और 5 गेंदों का मूल्य निकाल के आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1750 रुपये का बराबर। यहाँ से हमें 2 समीकरण प्राप्त होंगे, दोनों समीकरण से किसी एक समीकरण से x का मान निकालेंगे, x का मान हम दूसरे समीकरण में रखेंगे, यहाँ से y का मान आ गया 50 और यहाँ से x का मान कितना आ गया 5। तो एक गेंद का मूल्य आपका 50 रुपया और एक बल्ले का मूल्य कितना आ गया 500 रुपया आ गया। क्या सही आंसर है, ये भी तो जानना जरूरी है, आंसर सही है कि नहीं सही है। तो यहाँ देखिए, अगर हम इस मान को इस समीकरण में रखें तो इतने के बराबर आना चाहिए ना, 500 के इसमें रखेंगे तो 7 पचा 35, 3500 रुपये तो खड़े खड़े ये हो गए, और 50 के हिसाब से अगर रखोगे तो 50 का गुणा 6 में करोगे तो ये हो जाएगा 300, तो 3500 प्लस 300 कितना हो जाएगा 3800 रुपया। ठीक तो है जी, कोई दिक्कत नहीं है। निचले वाले में रखोगे तो 5 के 1500 यहाँ हो जाएगा और 250 यहाँ, तो 1500 प्लस 250 कितना होगा 1785 तो होगा। इसका मतलब प्राप्त मान दिए गए समीकरण युग्म को क्या कर रहा है, संतुष्ट भी कर रहा है, इसलिए यह जो हमारे हल आए हैं वो हल बिल्कुल क्या है, सत्य है, सही। चलिए इसे नोट करिए, और फिर हम बढ़ते हैं इसके चौथा जो आपका सब भाग है उसके। तो क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा प्रश्न करने के बाद ये जो चौथा प्रश्न आ रहा है या चौथा भाग जो आ रहा है 3 का, यह बहुत ही शानदार प्रश्न, और ये प्रश्न जो है आपको बाहर की दुनिया से क्या करता है, जोड़ता है। जब इससे आगे जाओगे आप लोग थोड़े बड़े होगे, यहाँ से जब बाहर जाओगे, अगर आप ग्रामीण इलाके से हैं तो शहर की तरफ जाएंगे, जो शहर के बच्चे होंगे वो इस बारे में अच्छे से जानते हैं। अगर नहीं जानते हो कोई व्यक्ति तो वो जान सकता है कि क्या है, ये किस तरीके का प्रश्न। जैसे कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा ओला का, उबर का, ये क्या है, ये टैक्सियां हैं या बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया गाड़ियां इसमें होती हैं। इसका बेकायदे ऑनलाइन आप मोबाइल से इनको आप बुक करते हैं, ये आपके दरवाजे के सामने आ जाता है, आराम से आप बैठते हैं, जहाँ डेस्टिनेशन आप डालते हैं वहाँ ले जाके आपको क्या करता है, छोड़ देता है। फिर जितना अमाउंट होता है वो आपसे क्या करता है, ले लेता है। चाहे आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, चाहे कैश दे दीजिए, जैसा भी आपको सुविधा लगता है। लेकिन इसमें ये अमाउंट लेता कैसे है, ये बहुत कम लोग को जानकारी। देखो मजे की बात क्या है कि ओला या उबर में जैसे ही आपने बुक किया और वो आपके पास जैसे आया और आपने गेट खोल के जैसे उसमें एंट्री किया,
एक निश्चित अमाउंट पहले ही लग जाता है। जैसे मान लीजिए कि उसने रखा हुआ है कि ओला में या उबर में बैठने के लिए जैसे ही बैठोगे 50 रुपये आपका क्या लगेगा पहले किराया, जो आपको पता नहीं, तो 50 रुपया पहले ही तय हो गया। अब आगे कह रहा है कि प्रति किलोमीटर का 10 रुपया किराया है। तो अब जहाँ बैठे उससे आगे अगर 5 किलोमीटर गए तो 10 × 5 = 50, मतलब कुल किराया आप कितना दोगे, तब 50 + 50 मिलकर कितना दोगे, 100 रुपये का किराया दोगे। समझ में आई? भाड़ा आपका 100 रुपये लगेगा, आपको तो यही लगेगा कि भाई ठीक है 100 रुपये हमारा भाड़ा हुआ, लेकिन भाड़ा दो भागों में क्या होता है, डिवाइड रहता है। एक उसमें नियत या निश्चित भाड़ा होता है और एक होता है प्रति किलोमीटर का भाड़ा। तो जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि या कोई एक कार है या टैक्सी है, जिस टैक्सी से आप गमन करने वाले हैं, इस तरीके से आप टैक्सी का गेट खोल कर जैसे ही आप बैठे टैक्सी में, इसका एक निश्चित किराया लग गया। जैसे मैंने कह दिया कि मान लो इसका निश्चित किराया 20 रुपया, ये तय है कितना आपका लगेगा ही लगेगा, केवल बैठने का लगेगा। अब यहाँ से आपको आगे जाना है, ऐसे एक है किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर। आप मान लो कि यहाँ से आप 3 किलोमीटर गए थे, 1, 2 और 3, यहाँ आप गए, यहाँ तक गए। तो ये कहा कि 1 किलोमीटर का किराया, जहाँ बैठे हो वहां से अगर 1 किलोमीटर चलोगे तो उसका प्रति किलोमीटर किराया 10 रुपया लगेगा। तो आप कितने किलोमीटर गए, 3 किलोमीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचने का प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया कितना हो गया, तो 3 × 10 = 30 रुपये किराया। लेकिन जब वो आपसे किराया मांगेगा तो पता है बेटा कितना मांगेगा, तो वो मांगेगा 20 + 30, कुल कितना किराया आपसे लेगा, 50 रुपये। आगे बात समझ में आ रही बात? मतलब एक तो फिक्स किराया है और एक क्या है, प्रति किलोमीटर का किराया। यह प्रत्येक प्रकार के नगर में जितनी भी टैक्सी या बड़ी कारें चलती हैं, जो भी कंपनी चलाती है, उनका यही रूल है। एक तो आपको निश्चित किराया भरना ही भरना पड़ेगा, साथ में आपको प्रति किलोमीटर का क्या करना पड़ेगा, किराया भरना पड़ेगा। याद रखिएगा, निश्चित किराया तो आपको देना ही है, प्रति किलोमीटर का भी क्या करना है, किराया देना है। लेकिन दोनों अलग अलग करके नहीं बताया जाएगा, दोनों को एक साथ ही जोड़ के बताया जाएगा और आपको लगेगा 100 रुपये लगा, 200 रुपये लगा, 300 रुपये लगा, बस आपको ऐसे महसूस होता है। यही प्रश्न यहाँ पे, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। तो आप क्या करिएगा, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, बहुत आसान है। आप भी क्या करिए, मान लीजिए माना यहाँ पूछा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलो, अच्छा कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। तो 105 रुपये दिया होगा तो खाली ये 10 किलोमीटर का भाड़ा थोड़ी होगा, इसमें एक नियत भाड़ा भी होगा और एक क्या होगा, 10 किलोमीटर का भी भाड़ा, दोनों मिला के 105 रुपये दिए होंगे भाई साहब। उसी प्रकार से 15 किलोमीटर का कितना दिया, 155 रुपये। तो आपसे कह रहा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है, बताइए, ये दोनों आपको बताया। साथ में यदि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए जाता है तो उसे कितना भाड़ा देना होगा, तो आपको 25 किलोमीटर का भाड़ा भी बताना। बहुत प्यारा प्रश्न है। आप यहाँ मान लो माना माना नियत भाड़ा, नियत मतलब निश्चित भाड़ा, अरे हमने मान लिया कितना रुपया, 100, तथा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा। अब प्रति किलोमीटर का भाड़ा हमने कितना मान लिया बेटा, वाई। ठीक है, अब लेते हैं प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त से पहले में कितना किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर का भाड़ा में सबसे पहले एक तो नियत भाड़ा होगा x प्लस 1 किलोमीटर का किराया, अगर आपका y रुपया है तो 10 किलोमीटर किराया कितना होगा, तो 10y। इसका कुल कितना पेमेंट किया है इसने, 105। ये हो गया समीकरण। ये समझ में आया कैसे आया, एक तो फिक्स किराया आपको देना ही देना, प्लस 10 किलोमीटर किराया, तो 1 किलोमीटर किराया y रुपया, तो 10 किलोमीटर का 10y, जैसा अभी वहां पे किया था हमने। मान लीजिए आप यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जा रहे हैं और 1 किलोमीटर किराया 5 रुपया है, तो 10 किलोमीटर किराया कितना होगा, तो 10 × 5 मतलब 50 रुपया। सेम वैसे ही अगर 1 किलोमीटर किराया y रुपया है तो 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 10y। और तब ये दोनों मिला के कितना आपने दिया होगा, 105 रुपया। द्वितीय शर्त क्या कहता है, द्वितीय शर्त से और ये कहता है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा जो दिया है उसने कितना दिया, 155। तो 15 किलोमीटर का भी वही हिसाब है, एक तो नियत किराया x
अब प्लस 15 किलोमीटर का किराया कितना था, 1 किलोमीटर का वाई, तो 15 किलोमीटर कितना हो जाएगा 15 वाई, और यह कितना भरे हैं भाई साहब 155 रुपया। ये हो गया समीकरण नंबर 2। क्लियर बेटा। अब दोनों में से किसी एक समीकरण से x का मान निकाल लीजिए। हम लिखते हैं समीकरण 2 से। अब ये कंफ्यूज मत हो जाएगा सर, बार बार समीकरण 2 ही लेते हैं, आपका जो मन में आए वो ले सकते हैं आप। समीकरण 2 से, और x बराबर आ गया हमारा 155 माइनस 15y, और ये हो गया समीकरण 3। ठीक। अब चूंकि 2 से निकाले हैं 3, तो 2 में तो रखेंगे नहीं, तो x मान उठा कहाँ रखेंगे 1 में, तो आप लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा यहाँ पे, तो देयरफॉर यहाँ x की जगह पे आ जाएगा 155 माइनस 15y प्लस 10y बराबर 105। इतना आएगा। ठीक है जी। अब आगे, अब क्या करोगे आप, 155 को उधर भेज दो, इन दोनों को जोड़ो, तो -15 में 10 जाएगा, कितना बचेगा -5 हो, तो ये तो हो गया -5 हो। इधर 105 माइनस 155, अरे प्लस में उधर जाएगा तो किसमें होगा माइनस। अब देखिए -5 हो, और 155 में से 105 जाएगा तो कितना बचेगा -50, तो वाई का मान कितना निकल के आ गया -50 बटा -5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकम 5 5 दाम है 50, तो देयरफॉर वाई का मान हमारा कितना निकल के आ गया बेटा 10। इसका मतलब है कि प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा है वो कितना रुपया है 10 रुपए के बराबर। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब इस वाई का मान उठा कहाँ रख दीजिए समीकरण नंबर 3 में, भाई प्रति किलोमीटर तो निकाल लिया, तो नियत भी तो निकालना पड़ेगा ना जी, तो उसके लिए हम लिखेंगे वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा 155 माइनस 15 गुणे 10, कितना आएगा बेटा, तो x बराबर है 155, अब 15 में 10 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 150, घट के कितना देगा, तो x का मान आ गया आपका 5। इसका मतलब है कि जो नियत किराया है वो कितना है 5 रुपये। ये तो आपको पहले ही फिक्स है कि जैसे गाड़ी पर बैठोगे आपको 5 रुपया लग जाएगा, उसके बाद प्रति किलोमीटर का किराया कितना लगेगा 10 रुपया लगेगा। क्लियर। अब इतना होने के बाद आप ये बात को यहाँ पर लिखें, अर्थात अर्थात ये बात, नियत भाड़ा 5 रुपया, अब प्रति किलोमीटर का भाड़ा यह कितना हो गया आपका, यह हो गया 10। ये तो यहाँ तक का आपका आंसर हो गया। अब क्या ये सही आया, मैच भी कर सकते हो, देखो यहाँ आ गया 5 रुपया और 10 दाम है 100, तो 100 और 5 मिलकर कितना होगा 105। यहाँ देखो 5 और 15 दाम है 150, तो 150 और 5 मिलकर कितना हो गया 155, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात क्या है, अब कह रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो आप लिखें एक व्यक्ति द्वारा, अब एक व्यक्ति द्वारा 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए लगा भाड़ा, आप इसी के आधार पर बना लीजिए जो इसके आधार पर आपने बनाया था। यहाँ 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना लगा था x प्लस 10y, तो 25 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा x प्लस 25y, नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि एक तो नियत रहेगा भाड़ा, और 1 किलोमीटर का भाड़ा अगर वाई रुपया तो 25 किलोमीटर कितना हो गया 25y, तो x प्लस 25y। अब यहाँ x और y का मान उठा कर रख दो जो आपने ऊपर निकाला, तो x का मान निकला है 5 रुपया, अब 25 और y का मान कितना निकला है 10 रुपया, तो कितना हो गया 5 प्लस 250, टोटल कितना निकल के आ गया आपका 255। तो भाई साहब को अगर 25 किलोमीटर का सफर करना है तो उन्हें कुल कितने रुपया पेड करने पड़ेंगे, तो उनको कुल 255 रुपया अमाउंट पेड करना पड़ेगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए कितने प्यारे प्यारे प्रश्न हैं, और ये आपके भविष्य के लिए भी, आगे आप जब बढ़िएगा
तो आपके दैनिक जीवन से संबंधित है क्या है प्रश्न। मजा आया, अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो एक बार आप क्या करिए, सब लोग जिन्होंने भी अब तक लाइक का बटन नहीं दबाया है लाइक का बटन दबा दीजिए। साथ में मैं आप लोग से बार बार कह रहा हूँ कि अपने दोस्तों को जरूर जोड़िए। टेलीग्राम चैनल से जोड़ना ना भूलें। आप लोग टेलीग्राम से नहीं जोड़ रहे हैं, नहीं आप लोग वहाँ जा रहे हैं, लेकिन आने वाला अभी आपका एग्जाम नज़दीक आ रहा है, बहुत जल्द हम लोग सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड करेंगे। अब फिर उस वक्त आप लोग लगेंगे, परेशान हो जाएंगे कि सर हमको ये नहीं मिल रहा है, सर हमको वो नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितने लोग भी जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से, वो सब लोग टेलीग्राम से जाकर जरूर जुड़ें। साथ में अपने दोस्तों को भी इससे क्या करिए, जोड़िए। उन्हें भी तो मजा आए, उन्हें भी तो पढ़ने का आनंद आए। क्योंकि जहाँ भी आप ट्यूशन या स्कूल कर रहे हैं, एक समय के बाद से एग्जाम से कुछ दिन पहले ही सारे आपके क्या होंगे, बंद होंगे। बेहतर है कि आप पहले से ही चैनल से जुड़ जाएं, समय निकाल के आप अपना पढ़ते रहें, और एग्जाम के जो समय मिलेगा उसमें और अच्छे से आप इससे क्या कर पाएंगे, तैयारी कर पाएंगे। और एग्जाम समय में हम लोग खूब ढंग से आपकी तैयारी कराएंगे। ध्यान से आप इनको पढ़ते रहिए, आनंद उठाते रहिए आप प्रश्नों का। तो चलिए, ये था चौथा प्रश्न। इसके बाद से हम देखते हैं इसका पांचवा, तो पांचवा क्या कहता है। तो तीसरे के बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। इसके पूर्वत हमने चौथे की बात किया था, और चौथे के बाद अब बात करते हैं हम पांचवे। पांचवा क्या कहता है, देखो कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। पहली बात, भिन्न क्या होता है भाई? भिन्न का शाब्दिक अर्थ होता है अंश बटा हर। एक ऐसा संख्यात्मक मान जिसमें अंश भी पाया जाए और क्या पाया जाए, हर भी पाया जाए, वो हमारा क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। समांतर के समझने के लिए, भिन्न की परिभाषा नहीं दे रहा है, समांतर के समझने के लिए, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न कितना हो जाता है, 9 बटा 11 हो जाता है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न कितना अब हो जाता है, 5 बटा 6 हो जाता है। तो वह भिन्न क्या करिए, जिसमें जोड़ा या घटाया जा रहा है, जो भिन्न है, पहले आपको भिन्न तो पता होना चाहिए, भिन्न नहीं पता है तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे जो नहीं पता है उसी को तो मानेंगे, तो सॉल्यूशन इसका करिए। आप मानेंगे माना, माना भिन्न बराबर, अब भिन्न में अंश और हर पाए जाते हैं, तो भिन्न में अंश ले लिया x और हर कितना ले लिया y, तो भिन्न बराबर हो गया x बटा y। अब लेते हैं हम प्रथम शर्त से। जितने भी प्रश्न इसमें का करा रहा हूँ बेटा, सब बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इन सबों को बहुत ध्यान से प्रॉपर तरीके से करिएगा। यहाँ का प्रथम शर्त से कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न तो हमारा है x बटा y। अब कह रहे हैं इसके अंश में भी 2 जोड़ दो और इसके हर में भी 2 जोड़ दो, तो भिन्न का मान कितना प्राप्त होता है, तो यह हो जाता है 9 बटा 11। इतना हो जाता है पहले शर्त से। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तिरक गुणा 11 का गुणा इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 11x+2। 11 गुणा x+2 मतलब पूरे में होगा ना, और ये हो जाएगा 9 गुणा y+2। अब सॉल्व करो, 11 गुणा इसमें करो तो 11x प्लस 11 दूना 22, 9 का करो तो 9y प्लस 9 दूना 18, ऐसे हो जाएगा। अब क्या करिए सर, y को इधर लेके जाओ, 22 को उधर लेके जाओ, ये हो गया 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22। कितना आ गया यहाँ पे, यहाँ पे आ गया 11x माइनस 9y बराबर -4, और ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो पहले शर्त से हमें पहला यहाँ पर समीकरण प्राप्त हो गया। अब दूसरे शर्त से हम क्या करेंगे, दूसरा समीकरण प्राप्त करना चाहिए, यही ना। तो आप यहाँ लिखो द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है कि भिन्न का अंश और हर में अब की बार कितना जोड़ना है, 3। तो भिन्न तो हमारा वही है पहले वाला, x बटा वही। अब अंश में भी 3 जोड़ दो और हर में भी कितना जोड़ो, 3। आंसर कितना बन जाता है, 5 बटा 6, मतलब भिन्न का मान 5 बटा 6 हो जाता है। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तीसरा तिरछे गुणा, तो 6 का गुणा इसमें होगा, ये हो गया 6x+3। अब 5 का गुणा होगा तो 5y+3। अब 6 का गुणा करोगे तो 6 का x में होगा तो 6x और प्लस 6 का 18, और 5 का होगा तो 5y और प्लस 5 के 15। 5y को इधर लेके जाओ, 18 को उधर लेके जाओ, तो ये आ गया 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18। कितना आ गया। अब देखिए यहाँ क्या बचा, यहाँ हो गया 6x माइनस 5y बराबर -3, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। क्या करें, अब दोनों में से किसी एक में से हम क्या करें, x का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो हम समीकरण 2 से कर रहे हैं।
लिखना समीकरण 2 से देयरफॉर 6x बराबर हो जाएगा -3 + 5y। -5 है उधर जाए +5 हो, तो x बराबर क्या होगा, हम 5y को पहले लिख रहे हैं प्लस में, तो 5y - 3 बटा नीचे कितना गया 6, और ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या करो आप, x का मान उठाओ और कहाँ रख दो, समीकरण नंबर 1 में। क्यों, क्योंकि x का मान आपने कहाँ से प्राप्त किया, 2 से। तो आप लिखिए x का मान समीकरण 3 में S3 कर रहा हूँ, समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर मिल जाएगा आपको 11, और x की जगह पे आ जाएगा 5y - 3 बटा 6 -9y बराबर -4, इतना आएगा। अब 11 का गुणा आप ऊपर करिए, 11 × 5 = 55y -11 × 3 = 33 बटा 6 -9y -4। ठीक है, अब चूंकि एक में 6 आया है तो हम क्या करते हैं, पूरे समीकरण में 6 का गुणा करते हैं। हम लिखेंगे 6 का गुणा पूरे समीकरण में करने पर क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, देयरफॉर 6 से 6 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 55y -33 और माइनस 9 छक्के 54y और माइनस 4 छक्के 24, 6 से गुणा कर रहे हो ना, इतना आ जाएगा। अब -33 को उधर भेज दो, अब 55y में से 54y जाएगा तो कितना बचेगा, केवल y बचेगा, और यहाँ हो गया -24 और +33, घटेगा तो कितना बचेगा बेटा आपका, देख लीजिए। तो 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 9, तो y का मान कितना निकल के आ गया, 9 निकल के आ गया, मतलब हर हमारा आ गया 9 के बराबर। अब हमारी बारी आई किसके लिए, अंश के लिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे y का मान उठा के कहाँ रख दें, समीकरण नंबर 3 में। हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या मिल जाएगा, तो देयरफॉर x = 5 × 9 -3/6, इतना आ जाएगा हमारा। अब कितना आएगा देखो, x का मान कितना आएगा, तो ये 9 5 = 45 -3 6, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 45 में 3 जाएगा 42, और कितना आ गया 6, 6 × 1 = 6 और 7 छक्के 42, तो x का मान कितना आ गया, x का मान हमारा निकल के आ गया 7। क्लियर है, तो अंश कितना आ गया भाई, 7 आ गया, तो अंश आ गया 7 और हर कितना आ गया 9, तो क्या लिखोगे आप कहोगे अर्थात भिन्न। अब भिन्न को क्या माना था आपने, x बटा वाई ना, तो x हो गया 7 और y कितना हो गया 9, और यह जो प्राप्त हुआ यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सरल है, थोड़ा सा आपको इसमें गणितीय माध्यम अपनाना है, थोड़ा मैथमेटिकल टर्म अपनाने हैं, है बड़ा सरल। आप बड़ी सरलता से क्या कर सकते हैं, भिन्न का मान ज्ञात कर सकते हैं। कभी भी एग्जाम में भिन्न पूछे तो भिन्नों में सदैव आपका एक अंश होता है और एक क्या होता है, हर होता है। आप सीधा सीधा उसे x बटा वाई मान, कई जगह आपको यह भी देखने को मिलेगा कि कुछ अध्यापक आपको अंश अलग मनवाते हैं और अलग मनवाते हैं, गलत नहीं है, प्रोसीजर थोड़ा क्या होता है, लंबा हो जाता है, और क्या। तो हमें थोड़ा सा समय भी बचाना होता है एग्जामिनेशन पॉइंट पे। अगर वहाँ आप देखोगे तो आपको 3 सवा 3 घंटे में ये सारे प्रश्न हल करने होते हैं, तो बहुत सारा स्टेप बढ़ाते जाओगे तो समय की क्या हो जाएगी, पाबंदी बढ़ेगी। प्रॉपर हमें करना भी है, एकदम इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, एग्जामिनर को बातें समझ में आनी चाहिए और कहीं से त्रुटि भी नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत विस्तार में भी लिखते हो तो एक ही प्रश्न लिखने में ज़्यादा समय निकल जाएगा, सोल्यूशन भी नहीं आएगा। तो हमें अगर केवल भिन्न आप x बटा वाई मान लेते हो तो क्या गलत थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है कि आप कहो कि माना अंश बराबर x और हर बराबर वाई, तब कहो कि भिन्न क्या होगा, x बटा वाई। ये जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कॉपियों में कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इतना समय आपके पास नहीं मिलेगा।
कि आप अलग अलग 3-3 4-4 स्टेप क्या करते रहिए, बढ़ाते रहिए। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि ये करने से आपको 3 नंबर के बजाय 4 नंबर मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं हो। इसलिए बेहतर है कि जितना आसान और ईजी में और साफ सुथरा चीज़ों को आप क्लियर कर पाएँ, उतना आप कर दें, ये क्या होगा, सफिशिएंट होगा। तो चलिए नोट करिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने तीसरा का 5वां भाग देख लिया। अब इसके बाद से जो हम प्रश्न देखेंगे वो तीसरा का क्या होगा, लास्ट होगा, 6वां। और वो भी प्रश्न बहुत प्यारा है, अच्छा प्रश्न है, आपका पुत्र और क्या नाम है, पिता पर आधारित है प्रश्न। तो देखिएगा, बड़ा कमाल का प्रश्न है, तो इसे आप नोट करें और उसके बाद से हम बढ़ते हैं 6वां। तो अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 का, सबसे लास्ट वाला आपका जो भाग है वो प्रश्न नंबर 6। क्या कहता है 6वां, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की तुलगुनी हो जाएगी। एक जैकब नाम का व्यक्ति है, उसका एक छोटा पुत्र है। कह रहा है कि जैकब की आयु से उसके पुत्र की आयु की तुलगुनी हो जाएगी कब, 5 वर्ष बाद। और 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी थी, 7 गुनी थी। तो कह रहा है कि इनकी वर्तमान आयु क्या होगा। बड़ा प्यारा है, ऐसे प्रश्न हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। तो मैंने कहा कि मान लीजिए यह जैकब है, कौन है भैया, जैकब, और यह प्यारा सा इसका पुत्र है, ठीक है, ये इसका पुत्र। दोनों का वर्तमान आयु पूछी गई है। मान लीजिए कि जैकब की वर्तमान आयु कितनी है, x, और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, y। अब पहला परिस्थिति कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष, आज अगर वर्तमान आयु x है जैकब की, तो 5 वर्ष बाद कितना होगा, तो यह हो जाएगा x + 5। अब वर्तमान आयु इसके पुत्र की y है, तो 5 वर्ष बाद इसका कितना हो जाएगा, y + 5। क्लियर है। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। तो अगर जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी होगी, तो यह बड़ा होगा, यह क्या होगा, छोटा। तो हम क्या करेंगे, उसके पुत्र में 3 का गुणा कर देंगे, यहाँ से पहला समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ऐसा ही तो बताया गया। दूसरा कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले। तो वर्तमान से ना पहले, कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसमें से पहले घटा देते हैं। अरे भाई, इससे कैसे होगा, 5 वर्ष बाद भी वर्तमान से होता है, अब 5 वर्ष पूर्व भी क्या होगा, वर्तमान से ही होगा। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी रहेगा, वो रहेगा x - 5। कितना रहेगा, x - 5, मतलब वर्तमान आयु से 5 साल कम हो जाएगा। तो जब इसकी 5 साल घटेगा तो उसका पुत्र का भी तो घटेगा, ये कितना हो जाएगा, y - 5। कह रहा 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, या 7 गुना देते हैं, बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा ना हो इसलिए इसमें 7 का गुणा कर देंगे, फिर यहाँ से समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो इन दोनों समीकरण को हल करेंगे, जैकब और उसके पुत्र के वर्तमान आयु में क्या हो जाएगा आपका। बहुत सरल है, बहुत आसान है। चलिए इसे करते हैं, कैसे करेंगे देखिए, इसका सॉल्यूशन लेते हैं। हम यहाँ मान लेते हैं, माना माना जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु कितना वर्ष, तथा तथा पुत्र की वर्तमान आयु, यह हो जाएगा y। ठीक। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद, पहला कंडीशन, तो आप लिखेंगे 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी भाई, जैकब की आयु। अब जैकब की वर्तमान आयु मत लिख दीजिएगा, 5 वर्ष बाद वर्तमान कैसे रहेगा भाई। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगा, यह हो जाएगा x + 5 वर्ष। और पुत्र की आयु कितनी होगी, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु हो जाएगी हमारी y + 5। क्लियर है बेटा। तो पहला कंडीशन यहीं पे लगा दीजिए, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, मतलब देयरफॉर x + 5, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी था। तो अगर यह 3 गुना करोगे तो यह इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसमें 3 गुना ना करके उसके पुत्र की आयु में 3 गुना करेंगे, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। क्योंकि हमें समीकरण प्राप्त करना है, इसलिए इन्हें बराबर भी करना है, ये बराबर हो जाएंगे। अब इनको सॉल्व करिए, यह हो जाएगा x + 5 = 3y + 15। भाई 3 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा। अब y को इधर लेके जाओ, 5 को उधर लेके जाओ, यह हो जाएगा x - 3y = 15 - 5। कितना आ गया,
तो x माइनस 3y बराबर हमें प्राप्त हो गया 10 के बराबर, इसलिए समीकरण नंबर, ठीक है जी। अब दूसरा दूसरा क्या कहता है यहाँ पे देखिए, अब आप कहेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व पहले निकालो जैकब की आयु, जैकब की आयु, तो वर्तमान से ही 5 वर्ष पूर्व होगा ना, मतलब x माइनस 5, और पुत्र की आयु, पुत्र की आयु हो जाएगा आपका y माइनस 5। क्लियर है। शर्त क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी रहेगी, तो अगर इसे 7 गुना करेंगे तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो इसलिए हम इसमें 7 का गुणा कर देंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। अब सॉल्व करें, इससे क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा x माइनस 5 और 7 को मल्टीप्लाई करो तो 7y माइनस 35, माइनस 5 को इधर 7 को इधर, ये हो जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, कितना देगा, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये दूसरा समीकरण। अब एक या दो से किसी से भी आप x का मान, अब की बार मैं एक से निकाल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इधर छोटा है उधर जाएगा तो अच्छा रहेगा, तो आप लिखेंगे समीकरण एक से, और x का मान आ जाएगा यहाँ पे 10 प्लस 3y, और ये होगा समीकरण नंबर, ठीक है। अब x का मान उठा कर रखना समीकरण नंबर 2 में, हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या मिलेगा, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, 2 में रखोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, देयरफॉर x की जगह पे रखो आप, यहाँ x है ना, यहाँ पे रखो 10 प्लस 3y, x का स्थान पे माइनस 7y इक्वल टू माइनस, इतना आ गया, 10 को उधर ट्रांसफर करेंगे, और 7 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा, -4, ये हो जाएगा -4y, और -30 -10, तो -4y इक्वल टू हो गया, ये जुड़ेंगे तो -40 हो जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा -40 बाई -4, कटेगा कितना देगा 10, माइनस है माइनस कैसे, तो y का मान कितना आ जाएगा, y कौन है, तो y पुत्र की, जैकब के पुत्र के वर्तमान है। अब y का मान उठा कहाँ रखते हैं, समीकरण 3 में, हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखोगे तो देयरफॉर x इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10, तो x का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 प्लस 30 मिला के कितना आ गया, ये हो जाएगा आपका 40, x आ गया 40, ठीक है जी। तो पुत्र की आयु आ गई 10 साल और पिता की आयु आ गई 40 साल, हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे देखें, तो आप यहाँ लिखेंगे अर्थात जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु जो होगा वो हो जाएगा 40 वर्ष, और पुत्र की, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु यह हो जाएगा 10 वर्ष। अब आपको क्या दोनों को उम्र के आधार पे यह मैच कर रहा है क्या, जो समीकरण आपने प्राप्त किया है, जैसे इसको देखो, पहला समीकरण x की जगह पे आ गया 40, और ये हो गया 3 गुणे 10 30, 40 में से 30 जाए कितना आएगा 10, ठीक तो है, संतुष्ट कर रहा है। दूसरा x की जगह पे आ गया 40 और 7 गुणा 10 70, तो -70 में से 40 जाए कितना बचेगा, माइनस, बिल्कुल संतुष्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जैकब की जो उम्र होगी, वर्तमान उम्र होगी, वो होगी 40 साल, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी, 10 वर्ष के बराबर, और यही इसका क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस मौखिक प्रश्नों में आपकी थोड़ी समझ बढ़ी होगी, इसके प्रति आपको आनंद भी आया होगा, समझ में भी आया होगा, और उम्मीद भी यही करता हूँ कि आपको अच्छे से क्या समझ
अच्छा, इतना समझने के बाद अगर कोई दिक्कत होता है तो एक बार दोबारा वीडियो को रिमाइंड करके देख लीजिए। अगर उसके बावजूद भी दिक्कत होता है तो आप हमको टेक्स्ट मैसेज जरूर छोड़िए कि सर हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई है। अगर ऐसा होता है तो मैं जरूर आपके लिए अलग से कोई वीडियो बना के या लाइव आके मैं आपको उस चीज़ को क्या कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ। क्लियर है? तो एंजॉय करिए इन प्रश्नों के साथ। और इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। बहुत जल्द हम इसका अगला लेक्चर आएंगे जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात कर रहे हैं बीजगणितीय विधि के माध्यम से, जिसमें हमने पहला विधि पढ़ा प्रतिस्थापन विधि। अभी भी एक विधि बाकी हुआ है, बाकी है अपना कौन सा, विलोपन विधि। तो अगला जो हमारा लेक्चर आएगा 3.3 के लिए, उसमें हम पढ़ेंगे कि विलोपन विधि क्या है, उसको सीखेंगे और उसके साथ में उसके उदाहरण तथा उसके प्रश्नों का हल क्या करेंगे, ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। आज के क्लास में इतना ही और आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से ऐसे जुड़े रहिए, साथ में अपने दोस्तों को भी क्या करते रहिए, जोड़ते रहिए और पढ़ाई का आनंद जरूर उठाइए। एंजॉय करिए इन प्रश्नों के